बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसे गांव में जहां धूल भरी गलियां और मिट्टी के घर थे, लेकिन बातें और किस्से हवा में उड़ते रहते थे। मुल्ला नसरुद्दीन रहा करते थे। मुल्ला सिर्फ एक नाम नहीं था, यह एक चलती फिरती पहेली थी, एक हंसी का फव्वारा था, और कभी कभी तो एक चलती फिरती पाठशाला भी। उनके पास एक गधा था, जिसका नाम मुल्ला ने बड़े प्यार से अकलू रखा था। अकलू यानी बुद्धिमान। यह नाम सुनते ही गांव वाले अक्सर मुस्कुराते थे, क्योंकि अकलू दिखने में किसी भी दूसरे गधे जैसा ही सीधा साधा था। लेकिन मुल्ला जानते थे कि अकलू सिर्फ गधा नहीं, बल्कि एक गहरी सोच वाला जीव था, जिसे शायद इंसान भी नहीं समझ पाते थे। अकलू और मुल्ला का रोज का नियम था। सुबह मुल्ला अकलू पर बैठकर बाजार जाते, दिन भर अपने छोटे मोटे काम करते और दोपहर होते ही मस्जिद की ओर चल पड़ते, नमाज अदा करने के लिए। अकलू जानता था कि मस्जिद उसका इंतजार करने की जगह है। वह हमेशा मस्जिद के बाहर एक नीम के पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता, अपनी पूंछ हिलाता रहता और मुल्ला का इंतजार करता। गांव के लोग जब भी अकलू को वहां खड़ा देखते तो कहते, देखो, मुल्ला का गधा कितना समझदार है, जानता है मस्जिद के अंदर नहीं जाना चाहिए। मुल्ला सिर्फ मुस्कुरा देते थे, क्योंकि वह जानते थे कि अकलू की समझदारी की परिभाषा गांव वालों से कहीं ज्यादा गहरी थी। पहला अध्याय, अकलू का मस्जिद प्रवेश। एक गर्म दोपहर थी। मुल्ला नसरुद्दीन हमेशा की तरह अकलू पर सवार होकर मस्जिद पहुंचे। अकलू को नियम के पेड़ से बांधकर मुल्ला अंदर चले गए, लेकिन उस दिन कुछ अलग ही होने वाला था। मस्जिद के अंदर इमाम साहब बहुत ही जोश और भावुकता से खुतबा दे रहे थे। उनकी आवाज में ऐसी कशिश थी कि हर शब्द हवा में तैरता हुआ लोगों के दिलों में उतर रहा था। मस्जिद का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और इमाम साहब की आवाज बाहर तक आ रही थी। अकलू, जो अपनी धुन में पत्तियां चबा रहा था, अचानक रुक गया। उसने अपने कान खड़े किए। उसे इमाम साहब की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे इमाम साहब बोलते गए, अकलू के मन में कुछ हलचल सी हुई। उसने एक बार अपनी रस्सियों को खींचा, फिर दूसरी बार। अजीब बात यह थी कि जिस रस्सी से वह हमेशा बंधा रहता था, वह आज ढीली पड़ गई थी। शायद किसी बच्चे ने उसे ठीक से नहीं बांधा था, या शायद आज नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही रस्सी ढीली हुई, अकलू ने एक पल का भी इंतजार नहीं किया। धीरे धीरे, दबे पांव, जैसे कोई चोर घर में घुसता है, वैसे ही अकलू मस्जिद के दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने पहले अंदर झांका। नमाजियों की कतारें थीं, सभी शांत और गंभीर मुद्रा में बैठे थे, इमाम साहब के खुतबे को सुन रहे थे। अकलू ने सोचा, अंदर कितनी शांति है, यहां की हवा में कुछ अलग ही है। बस फिर क्या था, अकलू ने एक और कदम बढ़ाया और फिर दूसरा। वह धीरे धीरे मस्जिद के अंदर घुस गया। उसकी एंट्री इतनी शांत थी कि किसी ने उसे नोटिस नहीं किया, जब तक कि वह पहली कतार के पीछे खंभे के पास जाकर खड़ा नहीं हो गया। उसके बड़े बड़े कान इमाम साहब की आवाज की दिशा में मुड़ गए। वह सचमुच इमाम साहब को सुन रहा था, या कम से कम ऐसा लग रहा था। अचानक एक छोटा बच्चा, जो अपनी मां के बगल में बैठा था, उसने अकलू को देखा। उसकी आंखें फैल गईं। मां, गधा, उसने धीमी लेकिन घबराई हुई आवाज में कहा। बच्चे की आवाज सुनकर आसपास के कुछ लोगों का ध्यान भटका। उन्होंने मुड़कर देखा और उनकी आंखें भी फैल गईं। मस्जिद के अंदर एक गधा। देखते ही देखते फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे, ये क्या है? गधा मस्जिद में, इसे बाहर निकालो। कुछ लोग अपनी नमाज छोड़ खड़े हो गए, कुछ हंसने लगे और कुछ तो गुस्से में लाल हो गए। इमाम साहब को भी शोर सुनाई दिया। उन्होंने खुतबा रोक कर देखा तो उनकी आंखें भी आश्चर्य से खुली रह गईं। एक गधा मस्जिद के अंदर शांति से खड़ा, जैसे कोई नमाजी। शोर सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन भी अपनी नमाज छोड़ चुके थे। जब उन्होंने देखा कि उनका अकलू मस्जिद के अंदर है और लोग उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह मुस्कुराए। यह ऐसी मुस्कान थी जो हमेशा किसी गहरी सोच या आने वाले मजाक की निशानी होती थी। दूसरा अध्याय, मुल्ला का अनोखा तर्क। गांव के एक सम्मानित व्यक्ति हाफिज साहब, जो हमेशा नियमों का पालन करते थे, गुस्से में मुल्ला की ओर बढ़े। मुल्ला नसरुद्दीन, यह क्या बकवास है? आपका गधा मस्जिद में घुस आया है। यह तो अपवित्रता है।
इसे तुरंत बाहर निकालो। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी सहलाई और बड़े शांत भाव से हाफिज साहब की ओर देखा। हाफिज साहब, मुल्ला ने धीमी आवाज में कहा, जरा रुकिए। इतनी जल्दबाजी। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। एक गधा मीठी रोटियों और ताजी घास को छोड़कर खड़ा है, यह तो असंभव था। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तुमने देखा, जब यह मस्जिद के अंदर आया तो इसकी भूख मिट गई, इसकी प्यास बुझ गई, इसे सिर्फ अल्लाह की याद रह गई। यह जानता है कि अल्लाह के घर में पेट भरने की नहीं, बल्कि रूह को सुकून देने की बात होती है। क्या कोई साधारण गधा ऐसा कर सकता है? गांव वालों के पास कोई जवाब नहीं था। उनकी आंखें अभी भी अविश्वास से चौड़ी थीं। तब मुल्ला ने एक और चाल चली। अच्छा, तुम लोग कहते हो कि इसे दीन धर्म से क्या मतलब? मैं तुम्हें दिखाता हूं कि इसे मतलब है। मुल्ला ने इमाम साहब से धीरे से कुछ कहा। इमाम साहब ने हामी भरी। फिर इमाम साहब ने कुरान की कुछ आयतें, जिनमें अल्लाह की महिमा और उसके बंदों के प्रति प्रेम का वर्णन था, बड़े सुरीले अंदाज में पढ़ना शुरू किया। जैसे ही इमाम साहब ने पढ़ना शुरू किया, एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। अकलू ने अपने कान पूरी तरह से इमाम साहब की आवाज की ओर मोड़ लिए। उसकी गर्दन थोड़ी झुक गई और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे वह हर शब्द को समझ रहा हो, हर अक्षर को अपने दिल में उतार रहा हो। जब इमाम साहब ने पढ़ना बंद किया तो अकलू ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई इंसान किसी मधुर संगीत के बाद लेता है। देखा, मुल्ला ने उत्साह से कहा, तुम लोग कहते हो कि उसे दीन धर्म से मतलब नहीं। अगर उसे मतलब नहीं होता तो वह घास और रोटियां खा लेता। अगर उसे मतलब नहीं होता तो वह इमाम साहब की आवाज पर ऐसे प्रतिक्रिया क्यों देता? वह अल्लाह की आयतों को सुन रहा था, उन्हें अपनी रूह में महसूस कर रहा था। यह धर्मपरायणता नहीं तो और क्या है? चौथा अध्याय, गांव वालों की बहस और मुल्ला का उपदेश। गांव के लोग अब दो खेमों में बंट गए थे। एक खेमा था जो मुल्ला की बातों से प्रभावित हो रहा था, और दूसरा खेमा था जो अभी भी संदेह में था। एक बूढ़ा किसान जो गांव में अपनी चतुराई के लिए मशहूर था, बोला, मुल्ला जी, आप अपनी बातों से तो पत्थरों को भी पिघला सकते हैं, लेकिन गधे का मस्जिद में आना एक अपशगुन भी हो सकता है। लोग क्या कहेंगे? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, लोगों का क्या है? वे तो हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। जब अकलू बाहर खड़ा रहता था तब भी कहते थे कि मुल्ला का गधा कितना बेवकूफ है, अंदर नहीं आता। अब अंदर आ गया है तो कहते हैं अपशगुन है। लोगों की चिंता मत करो दोस्तों, चिंता करो अपने मन की, अपने ईमान की। मुल्ला जी, एक औरत ने पूछा, तो क्या हम अब अपने अपने गधों को भी मस्जिद ला सकते हैं? मुल्ला ने अपनी आंखें घुमाई। नहीं मेरी बहन, हर गधा अकलू नहीं होता। अकलू जैसा धर्मपरायण गधा दुनिया में एक ही है। इसकी इबादत का तरीका अनोखा है। इसने कई सालों तक इस पवित्र जगह के बाहर इंतजार किया, तब जाकर इसे अंदर आने का सौभाग्य मिला। इसकी धर्मपरायणता बाहर इंतजार करने में थी और अब अंदर आकर अपनी शांति दर्शाने में है। मुल्ला ने आगे कहा, यह अकलू आज हमें एक बड़ा सबक सिखाने आया है। हम इंसान मस्जिद में आकर भी अपने विचारों में भटक जाते हैं। हमारी नमाजों में कई बार सिर्फ शरीर मौजूद होता है, आत्मा नहीं। लेकिन इस अकलू को देखो, यह बिना किसी दिखावे के, बिना किसी बाहरी ज्ञान के, सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज पर अंदर आया है। इसकी एकाग्रता, इसकी शांति, इसकी अल्लाह के प्रति श्रद्धा हमसे कहीं ज्यादा शुद्ध है। यह हमें याद दिला रहा है कि इबादत सिर्फ रस्म नहीं, बल्कि रूह का सुकून है। इमाम साहब ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। मेरे दोस्तों, इमाम साहब ने कहा, मुल्ला नसरुद्दीन ने आज हमें एक बहुत ही गहरा सबक सिखाया है। हम अक्सर चीजों को उनके बाहरी रूप से आंकते हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ इंसान ही अल्लाह का नाम ले सकते हैं, सिर्फ इंसान ही इबादत कर सकते हैं। लेकिन शायद अल्लाह ने हर जीव में अपनी पहचान छिपाई है। मुल्ला के गधे अकलू ने आज हमें दिखाया कि श्रद्धा और धर्मपरायणता किसी नस्ल या प्रजाति की मोहताज नहीं होती, यह तो दिल से पैदा होती है। इमाम साहब ने मुल्ला की ओर देखा और मुस्कुराए। मुझे लगता है मुल्ला, आपका अकलू अब मस्जिद का एक सम्मानित सदस्य बन गया है। उसे बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। 5वां अध्याय, अकलू की नई पहचान और मुल्ला की हंसी।
उस दिन के बाद अकलू गांव में सिर्फ मुल्ला का गधा नहीं रहा, वह मस्जिद का अकलू या सबसे धर्मपरायण गधा के नाम से मशहूर हो गया। जब भी मुल्ला नमाज पढ़ने आते तो अकलू को मस्जिद के बाहर नीम के पेड़ से बांधा जाता था, लेकिन अब लोग उसे सम्मान से देखते थे। कभी कभी जब मस्जिद में भीड़ कम होती तो मुल्ला उसे थोड़ी देर के लिए अंदर ले आते और अकलू चुपचाप एक कोने में खड़ा हो जाता, जैसे ध्यान कर रहा हो। गांव के बच्चे अकलू के पास आते और उसे प्यार करते। वे उसे बाबा अकलू कहकर पुकारते। लोग मुल्ला से कहते, मुल्ला जी, आपका गधा तो हमसे ज्यादा नेक है, और मुल्ला सिर्फ मुस्कुरा देते थे। एक दिन एक अनजान मुसाफिर गांव में आया। उसने देखा कि लोग एक गधे की ओर इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं, वह देखो, मस्जिद का अकलू, सबसे धर्मपरायण गधा। मुसाफिर हैरान रह गया। उसने मुल्ला से पूछा, मुल्ला जी, यह क्या बात है? मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना कि एक गधा धर्मपरायण हो सकता है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुसाफिर की ओर देखते हुए कहा, मेरे दोस्त, यह तो सिर्फ देखने का फर्क है। तुम दुनिया को अपनी आंखों से देखते हो, इसलिए तुम्हें सिर्फ एक गधा दिखता है। मैं दुनिया को अपने दिल से देखता हूं, इसलिए मुझे एक ऐसी आत्मा दिखती है जो अल्लाह की इबादत के लिए बेचैन है। और सबसे बड़ी बात, मुल्ला ने अपनी आंखें मिचकाते हुए कहा, अगलू ने आज तक मुझसे कभी नहीं पूछा कि अल्लाह कौन है, अल्लाह कहां है। उसने सिर्फ महसूस किया और वह मस्जिद में आ गया। हम इंसान तो अल्लाह के बारे में हजारों सवाल पूछते हैं, तर्क करते हैं, फिर भी कई बार मस्जिद तक नहीं पहुंच पाते। अकलू ने हमें सिखाया कि सवाल नहीं बल्कि श्रद्धा महत्वपूर्ण है, और यही कारण है कि मेरा अकलू सबसे धर्मपरायण गधा है। मुल्ला नसरुद्दीन की इस बात पर मुसाफिर भी मुस्कुरा दिया, और उसने समझ लिया कि मुल्ला की बातें सिर्फ हास्य के लिए नहीं होती, बल्कि उनमें गहरे जीवन के दर्शन भी छिपे होते हैं। और अकलू, मस्जिद का सबसे धर्मपरायण गधा, अपनी शांति और विनम्रता के साथ मुल्ला की कहानियों का एक अमर हिस्सा बन गया। गधे की बोलती बंद, मुल्ला की अकल का ताला खुला। एक बार की बात है, एक गांव था जहां बातें हवा में उड़ती थीं और मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियां हर घर का हिस्सा थीं। मुल्ला नसरुद्दीन के पास हमेशा की तरह एक गधा था, जिसका नाम उन्होंने तेज तर्रार रखा था। तेज तर्रार असल में तेज बिल्कुल नहीं था, न ही बोलने में और न ही चलने में, लेकिन मुल्ला को अजीब नाम रखने की आदत थी। गांव वाले जानते थे कि मुल्ला की बातें और उनके काम कभी सीधे नहीं होते, उनमें हमेशा कोई न कोई पेंच होता है। पहला अध्याय, मुल्ला का अविश्वसनीय दावा। एक धूप से भरा बाजार का दिन था। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे तेज तर्रार के साथ बाजार में चहलकदमी कर रहे थे। लोग अपनी खरीदारी में व्यस्त थे और मुल्ला भी कुछ मोलभाव कर रहे थे। अचानक मुल्ला ने एक शोर मचाया, ऐ गांव वालों, सुनो सुनो, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। लोग उत्सुकता से मुल्ला की ओर मुड़े। एक सब्जी वाला बोला, क्या हुआ मुल्ला जी, क्या आपको कोई सोने का सिक्का मिल गया है? मुल्ला ने अपनी दाढ़ी सहलाई और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपने गधे की ओर इशारा किया। सोने का सिक्का? अरे, उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज मेरा यह गधा तेज तर्रार ये बोल सकता है। पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर मुल्ला की ओर, फिर गधे की ओर। गधा तेज तर्रार अपनी गर्दन हिला रहा था और शांति से अपने सामने पड़ी धूल को सूंघ रहा था, मानो उसे कोई परवाह न हो। एक बूढ़ा किसान हंसते हुए बोला, मुल्ला जी, क्या आज आपने कुछ ज्यादा ही शरबत पी लिया है? गधे भी कभी बोलते हैं भला। मुल्ला ने अपनी छाती ठोंकी, क्यों नहीं, मेरा गधा बोलता है, और वह भी इंसानों की तरह। वह मुझसे हर रोज बात करता है। लोगों ने मुल्ला की बात का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कुछ ने कहा कि मुल्ला बूढ़े हो गए हैं और उनका दिमाग फिर गया है। कुछ ने हंसते हुए कहा कि अगर गधा बोल सकता है तो फिर मुर्गी भी हिसाब किताब कर सकती है। मुल्ला अपनी बात पर अड़े रहे, नहीं, मैं सच कह रहा हूं, तुम लोग विश्वास नहीं करते। ठीक है, तो फिर मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं आज शाम को गांव के चौक में अपने गधे को बुलवाऊंगा। तुम सब वहां इकट्ठा होना और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरा गधा कैसे इंसानों की तरह बात करता है। यह घोषणा पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। एक गधा बोलेगा?
यह तो असंभव था, लेकिन यह मुल्ला नसरुद्दीन थे और उनकी बातों में हमेशा कोई ना कोई जादू होता था। शाम तक गांव के चौक में भारी भीड़ जमा हो गई। हर कोई इस अनोखे तमाशे को देखने के लिए बेचैन था। दूसरा अध्याय, उम्मीद और हताशा। शाम होते ही गांव का चौक लोगों से खचाखच भर गया। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, मर्द, सभी इस अविश्वसनीय घटना के गवाह बनने आए थे। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे तेज तर्रार के साथ चौक के बीचों बीच एक ऊंचे चबूतरे पर खड़े थे। गधे के चेहरे पर वही पुरानी, शांत और बेपरवाह अभिव्यक्ति थी। मुल्ला ने भीड़ को देखकर मुस्कुराया। तो तुम सब मेरे गधे को बोलते हुए देखने आए हो, है ना? लोगों ने उत्साह से हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, मुल्ला ने कहा, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे गधे को शोर पसंद नहीं है। उसे बोलने के लिए शांति चाहिए। और हां, वह सिर्फ बुद्धिमान लोगों से ही बात करता है। यह सुनकर लोग और भी शांत हो गए। हर कोई यह साबित करना चाहता था कि वह बुद्धिमान है, और इसलिए वे पिन ड्रॉप साइलेंस बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मुल्ला ने तेज तर्रार की पीठ थपथपाई। अच्छा तेज तर्रार, मेरे दोस्त, अब अपनी कलाकारी दिखाओ। इन गांव वालों को बताओ कि तुम सचमुच बात कर सकते हो। मुल्ला ने गधे के कान में कुछ फुसफुसाया। फिर उन्होंने गधे से पूछा, तेज तर्रार, क्या तुम मुझे सुनते हो? गधा ने अपने कान हिलाए, लेकिन कोई आवाज नहीं निकाली। मुल्ला ने फिर पूछा, तेज तर्रार, क्या तुम हमें कुछ कहना चाहते हो? इन लोगों को बताओ कि तुम कितने समझदार हो। गधा अभी भी चुप था। उसकी आंखें कभी मुल्ला की ओर तो कभी भीड़ की ओर घूम रही थीं, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। 5 मिनट बीत गए, फिर 10 मिनट। भीड़ में हलचल शुरू हो गई। लोग फुसफुसाने लगे, यह तो कोई मजाक है। मुल्ला हमें बेवकूफ बना रहे हैं। गधा नहीं बोलेगा, यह तो हमें पता था। एक गांव वाला हिम्मत करके आगे आया। मुल्ला जी, आपका गधा तो चुप है, यह तो बोल नहीं रहा। मुल्ला ने गंभीर होकर उसे देखा। धीरज रखो मेरे दोस्त, मैंने कहा ना, उसे बोलने में समय लगता है। वह सोच विचार कर बोलता है। लेकिन भीड़ का धैर्य टूट रहा था। आधे घंटे बाद भी जब गधे ने कोई आवाज नहीं निकाली तो लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। देखो, मुल्ला का गधा बोलता नहीं, पर मुल्ला खुद खूब बोलते हैं। मुल्ला, अब मान लो कि तुमने हमें बेवकूफ बनाया है। मुल्ला के चेहरे पर अब भी शांति थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उनकी आने वाली चाल का संकेत दे रही थी। तीसरा अध्याय, मुल्ला की चालाकी का खुलासा। जब भीड़ पूरी तरह से निराश और हताश हो गई और लोग मुल्ला पर मजाक उड़ाने लगे, तब मुल्ला ने अपने गधे की पीठ पर हाथ फेरा और एक गहरी सांस ली। मेरे प्यारे गांव वालों, मुल्ला ने अपनी आवाज ऊंची की ताकि सब सुन सकें, मैं देख रहा हूं कि तुम सब बहुत निराश हो। हां, भीड़ ने एक स्वर में कहा। आपका गधा तो बिल्कुल चुप है, आपने झूठ बोला था। मुल्ला ने मुस्कुराया। झूठ? नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला। मेरा गधा सचमुच बोल सकता है, लेकिन तुम लोग इसे सुन नहीं पाए। इसकी वजह तुम खुद हो। लोग और भी हैरान हो गए। हम कैसे? मुल्ला ने अपनी दाढ़ी सहलाई। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरा गधा सिर्फ बुद्धिमान लोगों से बात करता है। जो बुद्धिमान नहीं होते उन्हें इसकी आवाज सुनाई नहीं देती। भीड़ में फिर से सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे की ओर देख रहा था। कोई नहीं चाहता था कि उसे बुद्धिहीन कहा जाए। मुल्ला ने आगे कहा, अब देखो, मेरा गधा तेज तर्रार अभी भी चुप है। इसका मतलब यह है कि जितने भी लोग यहां खड़े हैं, उनमें से किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। और अगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी तो इसका मतलब है कि वह बुद्धिमान नहीं है। यह सुनकर लोगों के चेहरे पर रंग उड़ गए। कोई नहीं चाहता था कि उसे बुद्धिहीन माना जाए। अगर उन्होंने कहा कि गधा नहीं बोला तो वे बुद्धिहीन साबित हो जाते। अगर वे कहते कि गधा बोला तो वे झूठ बोलते, क्योंकि उन्होंने तो कुछ सुना ही नहीं था। एक व्यापारी जो गांव में अपनी चतुराई के लिए मशहूर था, तुरंत बोला, नहीं मुल्ला जी, ऐसा मत कहिए। मैंने सुना। मुल्ला ने उसकी ओर देखा। अच्छा, क्या सुना तुमने? व्यापारी थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर आत्मविश्वास जुटाकर बोला, मैंने सुना कि गधा कह रहा था, घास दे दो। हाँ, वह घास मांग रहा था। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया।
बहुत खूब। देखा, मेरे गधे ने बात की और इसने अपनी सबसे जरूरी बात कही। तुम वाकई बुद्धिमान हो मेरे दोस्त। यह सुनकर भीड़ में हलचल मची। एक और आदमी बोला, मैंने भी सुना। मैंने सुना कि वह कह रहा था, मैं प्यासा हूं। एक औरत ने कहा, मैंने सुना वह कह रहा था, आज धूप बहुत है। देखते ही देखते हर कोई दावा करने लगा कि उसने गधे की आवाज सुनी है। हर कोई अपनी अपनी व्याख्या दे रहा था कि गधे ने क्या कहा। कोई कहता कि उसने गधे को अल्लाह का नाम लेते सुना, तो कोई कहता कि उसने उसे फसलों के बारे में बात करते सुना। मुल्ला ने सबको चुप कराया। बस बस, अब मैं समझ गया। तुम सबने मेरे गधे की बात सुनी। तुम सब बुद्धिमान हो। चौथा अध्याय। मुल्ला का उपदेश और ज्ञाना लोगों के चेहरे पर अब राहत थी। किसी को भी बुद्धिहीन नहीं कहा गया था। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी सहलाई और एक गहरी सांस ली। मेरे प्यारे दोस्तों, मुल्ला ने कहा, आज मेरा गधा नहीं बोला, बल्कि तुम्हारी अक्ल बोली। मैंने तुम्हें एक ऐसी बात का विश्वास दिलाया जो असंभव थी, और फिर मैंने तुम्हें एक ऐसी कसौटी पर परखा जहां अगर तुम सच बोलते तो अपनी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाते, और अगर झूठ बोलते तो भी तुम्हारी अकल पर सवाल उठता। लोगों की आंखें फैल गईं। उन्हें समझ आने लगा था कि मुल्ला ने उनके साथ क्या खेल खेला है। मुल्ला ने आगे कहा, सच यह है कि मेरा गधा नहीं बोलता। मैंने सिर्फ तुम्हें यह दिखाने के लिए यह चाल चली कि कैसे हम इंसान अपने सम्मान और अपनी छवि को बचाने के लिए कई बार ऐसी बातों पर भी विश्वास कर लेते हैं या विश्वास करने का नाटक करते हैं जो हमें पता होता है कि सच नहीं है। तुम में से किसी ने भी गधे को बोलते हुए नहीं सुना, मुल्ला ने सबकी आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन जब मैंने तुम्हें बुद्धिमान या बुद्धिहीन होने की कसौटी पर रखा तो तुम सबने बुद्धिमान साबित होने के लिए झूठ बोलना पसंद किया। तुमने अपने कानों की बजाय अपनी इज्जत की सुनी। यह दिखाता है कि हम कितनी आसानी से दूसरों के सामने अच्छा दिखने के लिए सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं। पूरा चौक अब खामोश था। लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, लेकिन साथ ही वे मुल्ला की इस अनोखी सीख से प्रभावित भी थे। यह भी दिखाता है, मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, कि कैसे एक छोटा सा दावा और उस पर तुम्हारा विश्वास तुम्हें ऐसी चीजें सुनने पर मजबूर कर देता है जो वहां हैं ही नहीं। तुम सबने अपने मन में गधे की आवाज बनाई सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम बुद्धिमान कहलाना चाहते थे। 5वां अध्याय। सबक और हंसी। एक बूढ़ा आदमी जो मुल्ला को बचपन से जानता था मुस्कुराया। मुल्ला जी, आप भी कमाल करते हैं। आपने हमें गधे की बोली से नहीं बल्कि अपनी बातों से बुद्धिमत्ता का असली पाठ पढ़ाया है। मुल्ला हंसे। देखो तेज तर्रार, तुमने आज कुछ नहीं बोला, फिर भी तुमने गांव वालों को एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। यह गधे की चुप्पी ही थी जिसने इंसान की अकल का ताला खोल दिया। गधा तेज तर्रार ने अपनी गर्दन हिलाई और एक धीमी हैंचू की आवाज निकाली, जैसे वह मुल्ला की बात पर सहमत हो। इस बार किसी ने भी उस आवाज को बातचीत नहीं माना, बल्कि सबने हंसते हुए उसे एक सामान्य गधे की आवाज माना। उस दिन के बाद जब भी कोई गांव में किसी असंभव बात पर विश्वास करता या अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलता, तो लोग कहते, क्या मुल्ला का गधा फिर से बोलने लगा है? और हर कोई मुल्ला नसरुद्दीन की इस अनोखी कहानी को याद करके मुस्कुरा देता। मुल्ला नसरुद्दीन ने साबित कर दिया था कि कभी कभी सबसे बड़े सच को सामने लाने के लिए सबसे बड़े झूठ का सहारा लेना पड़ता है, और कभी कभी एक गधे की चुप्पी इंसानों के शोर से ज्यादा ज्ञान दे जाती है। और तेज तर्रार भले ही कभी नहीं बोला, हमेशा के लिए वह गधा बन गया जिसने पूरे गांव को अपनी बोलती बंद करके एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। गधा और राजा का इनाम। अक्ल के खेल में कौन जीता? बहुत पुरानी बात है। एक दूर देश में एक राजा राज करता था। वह राजा दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन कभी कभी उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आते थे। उसे हमेशा नई चीजें देखने और अनोखी बातें सुनने का शौक था। उसके दरबार में ज्ञानी, विद्वान, गायक, नर्तक और कलाकार भरे रहते थे। लेकिन राजा को अब कुछ अलग चाहिए था। उसका मन ऊब गया था। एक दिन राजा ने अपने दरबारियों को बुलाया और एक जबरदस्त ऐलान किया, मेरे प्यारे दरबारियों, मुझे कुछ नया चाहिए। मैं यह देखना चाहता हूं कि इस पूरी सल्तनत में सबसे समझदार जानवर कौन सा है।
जो कोई भी सबसे समझदार जानवर लेकर मेरे दरबार में आएगा उसे मैं सोने के सिक्कों से तौल दूंगा और उसे मेरे महल में एक सम्मानित पद दूंगा। पूरे दरबार में एक अजीब सी हलचल मच गई। सबसे समझदार जानवर, यह तो बड़ा मुश्किल सवाल था। कुछ दरबारियों ने सोचा कि वे अपने प्रशिक्षित शिकारी कुत्ते लाएंगे जो कई तरह के करतब दिखाते थे। कुछ ने सोचा कि वे अपने तोते लाएंगे जो इंसानों की तरह बोल सकते थे। किसी ने तो अपने हाथी को गणित सिखाने की बात भी सोच ली। चारों तरफ बहस छिड़ गई कि आखिर समझदारी का मापदंड क्या होगा। यह खबर गांव-गांव, शहर-शहर फैल गई और हर जगह लोग अपने अपने जानवरों को समझदार बनाने में जुट गए। इस खबर ने मुल्ला नसरुद्दीन के कान तक भी दस्तक दी। मुल्ला, जिनके पास हमेशा की तरह एक गधा था जिसका नाम बेवकूफ रखा था, क्योंकि मुल्ला को उलटे नाम रखने में मजा आता था और उनका मानना था कि नाम पर मत जाओ, काम देखो। उन्होंने भी इस इनाम को जीतने का फैसला किया। पहला अध्याय, दरबार में भीड़ और जानवरों का मेला। निर्धारित दिन आ गया। राजा का दरबार जानवरों के मेले में बदल गया था। हर तरफ तरह तरह के जानवर थे। एक तरफ एक तोता था जिसने अपने मालिक के सिखाए हुए कई शब्द रट रखे थे और महाराज की जय में चिल्ला रहा था। दूसरी तरफ एक शिकारी कुत्ता था जो अपने मालिक के कहने पर उछल कूद कर रहा था और रिंग के अंदर से गुजर रहा था। एक महावत अपने हाथी के साथ आया था जिसने सिखाया था कि हाथी सूंड से सलाम कर सकता है और कुछ चीजों को पहचान सकता है। लोग अपने अपने जानवरों की तारीफों के पुल बांध रहे थे। मेरे तोते ने तो 4 भाषाएं सीख ली हैं। मेरा कुत्ता चोरों को मीलों दूर से पहचान लेता है। मेरे हाथी ने तो पिछली बार राजा के दुश्मनों को सूंघ कर बता दिया था। राजा और महारानी अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठे इन सभी जानवरों के करतब देख रहे थे। वे प्रभावित तो थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि अभी भी कुछ कमी है। ये सब प्रशिक्षण ज्यादा लग रहा था, समझदारी कम। तभी दरबार के एक कोने से एक धीमी लेकिन जिद भरी आवाज आई। महाराज, मैं भी अपना जानवर लेकर आया हूं और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि यह पूरी सल्तनत का सबसे समझदार जानवर है। सभी ने मुड़कर देखा। यह और कोई नहीं, मुल्ला नसरुद्दीन थे, जो अपने धीमे धीमे चलने वाले गधे बेवकूफ के साथ दरबार में दाखिल हो रहे थे। मुल्ला के कंधे पर एक पुरानी झोली थी और उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक रहस्यमयी मुस्कान थी। दरबार में ठहाके गूंज उठे। देखो, मुल्ला अपना गधा ले आए हैं। क्या यह गधा सबसे समझदार होगा? मुल्ला भी कमाल करते हैं। वजीर ने हंसते हुए कहा, मुल्ला जी, आप भी मजाक करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। गधा और समझदार? गधा तो सिर्फ बोझ ढोने के काम आता है। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी सहलाई और गंभीरता से कहा, वजीर साहब, बोझ तो इंसान भी ढोते हैं, पर क्या वे हमेशा समझदार होते हैं? मेरे गधे की समझदारी का अंदाजा उसकी शक्ल से नहीं लगाया जा सकता। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला नसरुद्दीन, तुम हमेशा हमें चकित करते हो। ठीक है, तुम्हें भी मौका मिलेगा, लेकिन पहले हम दूसरे जानवरों को देखेंगे। दूसरा अध्याय, प्रतियोगियों का प्रदर्शन। सबसे पहले तोते को बुलाया गया। मालिक ने उसे सामने रखा और कहा, अरे तोते मियां, महाराज को सलाम करो। तोते ने तुरंत कहा, महाराज की जय, आप महान हैं। तोता बोलता है, तोता बोलता है। राजा प्रभावित हुए। यह तो वाकई कमाल है। फिर शिकारी कुत्ते को बुलाया गया। मालिक ने उसे कुछ आज्ञाएं दी और कुत्ते ने एक गेंद को दूर से लाकर दिया, एक छोटी सी बाधा को पार किया और फिर मालिक के इशारे पर मरे हुए होने का नाटक किया। राजा ने तालियां बजाईं। यह भी बहुत तेज है। अंत में महावत अपने हाथी के साथ आया। हाथी ने सूंड से सलाम किया, राजा को एक फूल भेंट किया और फिर एक छोटे से तराजू पर एक तरफ लकड़ी के टुकड़े रखकर दूसरी तरफ उतने ही वजन के पत्थर रखकर दिखाया। यह देखकर दरबार में वाहवाही हुई। यह तो अद्भुत है। अब सबकी निगाहें मुल्ला नसरुद्दीन और उनके गधे बेवकूफ पर थीं। मुल्ला अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और गधा बेवकूफ शांति से दरबार के एक कोने में खड़ा अपनी पूंछ हिला रहा था, मानो उसे दुनिया की किसी चीज से कोई लेना देना न हो। तीसरा अध्याय, मुल्ला की बारी और गधे की हरकतें। राजा ने मुल्ला को अपनी बारी के लिए बुलाया। मुल्ला नसरुद्दीन, अब तुम्हारे गधे बेवकूफ का प्रदर्शन करने का समय आ गया है। दिखाओ
ये कितना समझदार है। मुल्ला बड़े आराम से अपने गद्दे के पास पहुंचे। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई। मेरे प्यारे बेवकूफ, आज तेरी बुद्धिमत्ता का इम्तिहान है। दरबारियों को दिखा दे कि तू कोई साधारण गधा नहीं है। गधा बेवकूफ ने एक बार मुल्ला की ओर देखा, फिर दरबारियों की ओर। उसने अपने कान हिलाए और एक लंबी धीमी हैंचू हैंचू की आवाज निकाली। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। लोग हंसते हंसते लौटपोट हो गए। ये है मुल्ला का समझदार गधा। ये तो सिर्फ आवाज निकाल रहा है। इससे ज्यादा समझदार तो हमारा गली का कुत्ता है। वजीर साहब तो अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहे थे। मुल्ला जी, ये तो सिर्फ एक गधा है, ये क्या समझदारी दिखाएगा। मुल्ला अपनी जगह पर शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने हाथ उठाकर सबको शांत किया। धीरज रखिए मेरे दोस्तों, मेरे गधे ने अभी अपनी समझदारी का पहला नमूना दिखाया है। पहला नमूना? राजा ने आश्चर्य से पूछा। मुल्ला, यह तो सिर्फ एक गड्ढे की आवाज थी। महाराज, मुल्ला ने गंभीरता से कहा, मेरे गधे ने अभी सवाल पूछा है। वह पूछ रहा है कि क्या तुम लोग इसकी आवाज का मतलब समझते हो? क्या तुम लोगों में इतनी समझदारी है कि एक जानवर की भाषा को समझ सको? लोग फिर से हंसने लगे। मुल्ला जी, गधे की आवाज का मतलब भला कौन समझेगा? यही तो बात है। मुल्ला ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की। तुम लोग इंसान हो, लेकिन एक जानवर की भाषा को नहीं समझते, और फिर भी खुद को समझदार कहते हो। मेरा गधा तो तुमसे ज्यादा समझदार है, क्योंकि वह यह जानता है कि तुम उसकी बात नहीं समझोगे, इसलिए वह सिर्फ अपनी आवाज निकालता है, और तुम हंसते हो। यह उसकी समझदारी है कि उसने तुम्हें तुम्हारी मूर्खता का एहसास कराया। लोग फिर चुप हो गए। मुल्ला की बात में कुछ दम तो था। मुल्ला ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें अपने गधे की दूसरी समझदारी दिखाता हूं। मुल्ला ने अपनी झोली से एक बड़ा चमकदार सेब निकाला। उन्होंने सेब को गधे के सामने रखा। गधा बेवकूफ ने सेब को सूंघा, फिर एक पल रुका और फिर सेब को उठाकर चट कर गया। देखा, मुल्ला ने उत्साह से कहा, यह है इसकी सबसे बड़ी समझदारी। इसने पल भर में तय कर लिया कि सेब खाना जरूरी है। तुम लोग तो एक छोटी सी बात पर घंटों बहस करते हो, क्या करें क्या ना करें। यह मेरा गधा, इसने बिना किसी बहस के, बिना किसी सोच विचार के, जो इसके लिए सही था वही किया। ये इसकी समझदारी नहीं तो क्या है? दरबार में फिर से हंसी और फुसफुसाहट शुरू हो गई। मुल्ला अपनी बातों से सबको उलझा रहे थे। चौथा अध्याय, गधे की सबसे बड़ी हरकत और मुल्ला का महान तर्कों। राजा भी अब मुल्ला के खेल में शामिल हो रहे थे। उन्हें मजा आ रहा था। मुल्ला, ये सब तो ठीक है, लेकिन कोई ऐसी समझदारी दिखाओ जो हमें वाकई चकित कर दे। मुल्ला ने मुस्कुराया। जरूर महाराज, अब मैं आपको अपने गधे की सबसे बड़ी समझदारी दिखाता हूं, जो इंसानों को भी शर्मिंदा कर सकती है। मुल्ला ने अपने गधे को दरबार के बीचों बीच ले आए। वहां एक बहुत ही अहंकारी दरबारी खड़ा था, जो हमेशा अपनी धन दौलत और अपने पद का घमंड करता था। वह अपने कीमती कपड़ों और जेवरों में लिपटा हुआ था। मुल्ला ने गधे के कान में कुछ फुसफुसाया। फिर मुल्ला ने उस अहंकारी दरबारी की ओर इशारा करते हुए कहा, बेवकूफ, हमें बता, इस दरबार में सबसे बड़ा समझदार कौन है और सबसे बड़ा अज्ञानी कौन? गधा बेवकूफ ने एक पल के लिए अपनी गर्दन झुकाई। फिर अचानक उसने अपने पीछे के पैरों से एक जोरदार लात मारी। लात सीधे उस अहंकारी दरबारी के पास पड़ी और वह दरबारी जमीन पर गिर गया। उसके कीमती कपड़े मिट्टी से सन गए और उसका ताज एक तरफ गिर गया। पूरा दरबार एक पल के लिए सन्न रह गया और फिर जोरदार ठहाकों से गूंज उठा। राजा भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंसने लगे। वह दरबारी शर्मिंदगी और गुस्से से, ये क्या बकवास है मुल्ला? दरबारी चिल्लाया, आपके गधे ने मुझे लात मारी। ये तो बेवकूफी है, समझदारी नहीं। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी सहलाई और उस दरबारी की ओर देखा। नहीं मेरे दोस्त, ये बेवकूफी नहीं, ये तो सबसे बड़ी समझदारी है। वह कैसे? राजा ने हंसते हुए पूछा। मुल्ला ने गंभीरता से कहा, महाराज, मैंने अपने गधे से पूछा था कि सबसे बड़ा समझदार कौन है और सबसे बड़ा अज्ञानी कौन। मेरे गधे ने अपनी लात मारकर यह साबित कर दिया कि असली अज्ञानी वह है जो अपने धन और पद का घमंड करता है। यह दरबारी
जिसने हमेशा अपनी अमीरी का दिखावा किया, जिसने कभी किसी को इज्जत नहीं दी, उसने यह सोचा कि वह सबसे समझदार है। लेकिन मेरे गधे ने उसे जमीन पर गिराकर यह बताया कि असली ज्ञान विनम्रता में है, न कि घमंड में। और तो और, मुल्ला ने आगे कहा, मेरे गधे ने यह भी बताया कि असली समझदारी यह पहचानने में है कि कौन दिखावा कर रहा है और कौन नहीं। इसने बिना किसी शब्द के, बिना किसी तर्क के, सिर्फ एक लात से उस घमंडी दरबारी को उसकी जगह दिखा दी। क्या कोई इंसान इतनी तेजी से और इतनी सच्चाई से किसी को उसकी जगह दिखा सकता है? नहीं। मेरे गधे ने यह साबित कर दिया कि वह इंसानों की सोच से कहीं ज्यादा गहरा देखता है। वह बाहरी दिखावे पर नहीं जाता, बल्कि असली पहचान को पहचानता है, और यही उसकी सबसे बड़ी समझदारी है। पूरा दरबार खामोश हो गया। मुल्ला की बातों में इतनी सच्चाई थी कि किसी के पास कोई जवाब नहीं था। राजा अपनी हंसी रोक चुके थे और उनके चेहरे पर अब एक गहरी सोच थी। 5वां अध्याय, राजा का निर्णय और मुल्ला की अंतिम मुस्कान। राजा ने अपने सिंहासन से नीचे उतरकर मुल्ला के गधे बेवकूफ के सिर पर हाथ फेरा। फिर उन्होंने मुल्ला की ओर देखा। मुल्ला नसरुद्दीन, तुम फिर से हमें चकित कर गए। तुम्हारे गधे ने आज जो पाठ पढ़ाया है, वह किसी भी प्रशिक्षित तोते या कुत्ते से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। राजा ने अपने वजीर से कहा, वजीर साहब, मुल्ला नसरुद्दीन और उनके गधे बेवकूफ को विजेता घोषित किया जाता है। यह गधा ही सबसे समझदार जानवर है। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग मुल्ला की अकद्ल और उनके गधे की समझदारी पर वाहवाही कर रहे थे। राजा ने मुल्ला को सोने के सिक्कों से तौलने का आदेश दिया। मुल्ला ने राजा का धन्यवाद किया और अपने गधे बेवकूफ की पीठ थपथपाई। देखा मेरे दोस्त, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी समझदारी एक दिन दुनिया देखेगी। जब मुल्ला इनाम लेकर दरबार से निकल रहे थे, तो एक दरबारी ने उनसे पूछा, मुल्ला जी, क्या आपका गधा सचमुच इतना समझदार है या यह सब आपकी चाल थी? मुल्ला ने अपनी दाढ़ी सहलाई और मुस्कुराया। मेरे दोस्त, समझदारी कहाँ से आती है, ये कौन बता सकता है? क्या यह सिर्फ इंसानों में होती है? मेरे गधे ने आज किसी को मूर्ख नहीं बनाया। उसने तो सिर्फ वह किया जो एक गधा स्वाभाविक रूप से करता है। असली मूर्ख तो वे थे जिन्होंने सोचा कि वे उसकी हरकतों का मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि असल में वह उन्हें सबक सिखा रहा था। और सबसे बड़ी बात, मुल्ला ने अपनी आंखें मिचकाते हुए कहा, मेरे गधे ने यह सिखाया कि कभी कभी सबसे बड़ी समझदारी चुप रहने में होती है, और कभी कभी सबसे बड़े घमंड को तोड़ने के लिए एक छोटी सी लात ही काफी होती है। मुल्ला अपने गधे के साथ हंसते हुए दरबार से बाहर चले गए, पीछे छोड़ गए एक ऐसा सबक जिसे दरबार और पूरा गांव कभी नहीं भूल पाया। गधे ने भले ही अपने मुंह से कोई शब्द न कहा हो, लेकिन उसकी हरकतों ने पूरे दरबार को न केवल हंसी से भर दिया, बल्कि उन्हें समझदारी के एक नए मायने भी सिखा दिए। बहुत पुरानी बात है। एक ऐसे गांव में जहां सूरज दिन भर अपनी रोशनी बिखेरता था और मुल्ला नसरुद्दीन अपनी बातों से ज्ञान की रोशनी। मुल्ला अपने पुराने साथी गधे फुर्सत के साथ रहते थे। फुर्सत एक मेहनती गधा था, लेकिन मुल्ला उसे सिर्फ बोझ ढोने वाला नहीं मानते थे, बल्कि एक ऐसा मित्र मानते थे जिससे वह अक्सर अपने दिल की बातें साझा किया करते थे। गांव वाले कभी कभी मुल्ला को फुर्सत से बातें करते देख हंसते थे, लेकिन मुल्ला को उनकी परवाह नहीं थी। वह जानते थे कि हर जीव की अपनी भाषा होती है, जिसे सिर्फ समझने वाला ही सुन पाता है। पहला अध्याय, मुल्ला का नया विचार, फुर्सत का अकेलापन। एक ठंडी शाम थी। मुल्ला फुर्सत को चारा दे रहे थे। फुर्सत शांति से अपना चारा खा रहा था। मुल्ला उसे निहार रहे थे और सोच रहे थे। गांव में हाल ही में कई शादियां हुई थीं और हर तरफ शहनाई की गूंज और रौनक थी। मुल्ला ने देखा कि जब शादियों के ढोल बजते थे तो फुर्सत के कान खड़े हो जाते थे। उसे लगा कि फुर्सत भी इन खुशियों को महसूस करता है, लेकिन फिर उसे अपने अकेलेपन का एहसास होता होगा। मुल्ला ने फुर्सत के सिर पर हाथ फेरा। मेरे प्यारे फुर्सत, मुल्ला ने धीमी आवाज में कहा, तुम कितने अकेले हो, है ना? सारे गांव में रौनक है और तुम यहां अकेले खड़े हो। मुझे लगता है तुम्हें भी एक जीवन साथी की जरूरत है। फुर्सत ने एक लंबी सांस ली, या शायद वह सिर्फ चारा खाने के बाद एक सामान्य आवाज थी, लेकिन मुल्ला ने उसे हां मान लिया।
अगले दिन सुबह मुल्ला ने पूरे गांव में यह खबर फैला दी, मेरे दोस्तों, मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मेरे प्यारे गधे फुर्सत की शादी होने वाली है। पूरा गांव इस खबर से हिल गया। लोग जहां थे वहीं रुक गए। एक ग्वाला जो दूध लेकर जा रहा था बोला, मुल्ला जी, क्या आज आपने कुछ ज्यादा ही हंसी मजाक कर लिया है? गधे की शादी, ये कैसे संभव है? मुल्ला ने अपनी दाढ़ी सहलाई। क्यों नहीं? जब इंसानों की शादियां हो सकती हैं तो गधों की क्यों नहीं? क्या उन्हें प्यार और कंपेनियनशिप की जरूरत नहीं होती? फुर्सत बेचारा कब से अकेला है। गांव के बच्चे मुल्ला के पीछे पीछे चलने लगे, हंसते हुए और पूछ रहे थे, मुल्ला जी, दुल्हन कौन होगी? क्या उसके भी कान लंबे होंगे? मुल्ला ने गंभीर होकर कहा, दुल्हन भी जाहिर है एक गद्दी ही होगी, और हां, उसके कान भी जरूर लंबे होंगे ताकि वह मेरे फुर्सत की बातें अच्छी तरह से सुन सके। यह खबर तेजी से गांव के हर कोने में पहुंच गई। कुछ लोग मुल्ला को पागल कहने लगे, कुछ ने कहा कि मुल्ला सिर्फ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे भी थे जो मुल्ला की इस अनोखी सोच पर मुस्कुरा रहे थे। दूसरा अध्याय, दुल्हन की तलाश और शादी की तैयारियां। मुल्ला ने सबसे पहले दुल्हन की तलाश शुरू की। वह गांव-गांव घूमने लगे, हर गधे को बारीकी से देखने लगे। वह यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि फुर्सत के लिए सबसे अच्छी, सबसे समझदार और सबसे सुंदर गद्दी मिल सके। आखिरकार उन्हें पड़ोसी गांव के एक किसान की गद्दी चंपा पसंद आ गई। चंपा दिखने में सुंदर थी और स्वभाव से शांत लगती थी। मुल्ला ने किसान से मुलाकात की। मेरे प्यारे किसान भाई, मुल्ला ने कहा, मैं आपके पास एक बहुत ही शुभ संदेश लेकर आया हूं। मैं अपने गधे फुर्सत के लिए आपकी गद्दी चंपा का हाथ मांगने आया हूं। किसान पहले तो हंसते हंसते लोटपोट हो गया, लेकिन जब मुल्ला ने उसे गंभीरता से बताया कि वह अपने गधे की शादी करवाना चाहते हैं, तो किसान भी हैरान रह गया। मुल्ला ने उसे समझाया कि यह सिर्फ गधों की शादी नहीं, बल्कि प्यार और कंपेनियनशिप के प्रति एक अनोखा सम्मान है, और इससे दोनों गांवों के बीच रिश्ते भी मजबूत होंगे। मुल्ला ने उसे कुछ सोने के सिक्के भी भेंट किए ताकि किसान चंपा को शादी के लिए तैयार कर सके। किसान, जो लालची भी था, सिक्कों को देखकर मान गया। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मुल्ला ने अपने घर को फूलों से सजाया। उन्होंने गांव के लोगों को निमंत्रण भेजे, जिस पर लिखा था, मुल्ला नसरुद्दीन के प्यारे गधे फुर्सत की शादी में आप सपरिवार आमंत्रित हैं। लोग पहले तो हंसे, लेकिन मुल्ला का आमंत्रण इतना दिल से भरा था कि बहुत से लोग उत्सुकता और मजाक के मूड में शादी में शामिल होने को राजी हो गए। मुल्ला ने फुर्सत को खूब नहलाया, उसके खुरों को चमकाया और उसे एक शानदार दुल्हन के लिए तैयार किया। उन्होंने फुर्सत के माथे पर एक लाल टीका लगाया, उसके गले में फूलों की माला डाली और उसकी पीठ पर एक चमकीला, रंगीन कपड़ा डाला। फुर्सत अब किसी राजा के घोड़े से कम नहीं लग रहा था। बस वह घोड़ा नहीं, बल्कि एक गधा था। गांव में चारों तरफ हंसी और मजाक का माहौल था। लोग कहते, मुल्ला भी कमाल करते हैं, अब गधों की शादी भी करवा रहे हैं। तीसरा अध्याय, बारातियों का हुजूम और अनोखी बारात। शादी का दिन आ गया। सुबह से ही मुल्ला के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई इस अनोखी बारात का हिस्सा बनना चाहता था। मुल्ला ने गांव के कुछ ढोल बजाने वालों को बुलाया। उन्होंने सोचा था कि ढोल की आवाज से बारात में रौनक आएगी, लेकिन ढोल वाले भी हंसते हुए ढोल बजा रहे थे। मुल्ला ने फुर्सत पर एक छोटी सी लगाम डाली और उसके पास खड़े हो गए। उन्होंने गांव के सबसे ऊंचे और मोटे आदमी को बुलाया। मेरे दोस्त, मुल्ला ने कहा, तुम आज फुर्सत के सारथी बनोगे। तुम्हें ही फुर्सत को दुल्हन के घर तक ले जाना होगा। आदमी पहले तो हिचकिचाया, लेकिन मुल्ला के कहने पर वह मान गया। उसने फुर्सत की लगाम पकड़ी। मुल्ला ने बारात को आगे बढ़ने का संकेत दिया। बारात चली। आगे ढोल वाले थे जो हंसते हंसते ढोल बजा रहे थे। उनके पीछे मुल्ला नसरुद्दीन थे जो गंभीर मुद्रा में चल रहे थे, जैसे यह उनके अपने बेटे की शादी हो। उनके पीछे गांव के लोग थे, जिनमें से ज्यादातर हंस रहे थे और कुछ तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे थे। फुर्सत, दूल्हा गधा, धीरे धीरे चल रहा था। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह अपने ऊपर लगे फूलों और रंगों से थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। जैसे ही बारात गांव के चौक से गुजरी,
एक अजीब घटना हुई। एक बिल्ली जो पेड़ पर बैठी थी अचानक फुर्सत के ऊपर कूद पड़ी। फुर्सत डर गया और वह भड़क उठा। उसने एक जोरदार हेंचू की आवाज निकाली और अचानक दौड़ने लगा। सारा गांव चिल्ला उठा, अरे दूल्हा भाग गया। फुर्सत, जो अपने ऊपर लगी मालाओं और कपड़ों से और भी डर गया था, तेजी से भागा। उसके पीछे पीछे मुल्ला, ढोल वाले और सारे बाराती भागे। ढोल वाले हंसते हुए ढोल बजा रहे थे और मुल्ला चिल्ला रहे थे, रुको मेरे प्यारे फुर्सत, कहाँ जा रहे हो? तेरी शादी है। फुर्सत भागते भागते गांव के बीच एक कुएं के पास रुक गया। वह हाँफ रहा था। मुल्ला और बाराती भी हाँफते हुए वहां पहुंचे। मुल्ला ने फुर्सत को पकड़ा और उसे प्यार से समझाया। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। एक औरत बोली, मुल्ला जी, आपका दूल्हा तो शादी से पहले ही भागना चाहता है। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी सहलाई। यह भाग नहीं रहा था मेरी प्यारी बहन, यह तो अपनी आजादी की अंतिम उड़ान भर रहा था। यह इंसानों की तरह ही है। शादी से पहले हर कोई थोड़ी आजादी का अनुभव करना चाहता है। लोगों की हंसी और भी बढ़ गई। चौथा अध्याय, दुल्हन के घर का हंगामा और मुल्ला का तर्क। काफी मशक्कत के बाद बारात दुल्हन चंपा के गांव पहुंची। वहां भी लोगों की भीड़ जमा थी जो इस अनोखी शादी को देखने आई थी। दुल्हन चंपा अपने मालिक के घर के बाहर खड़ी थी। उसे भी फूलों और रंगीन कपड़ों से सजाया गया था। वह फुर्सत को देखकर थोड़ी हिचकिचाई। जब बारात दुल्हन के घर पहुंची तो मुल्ला ने घोषणा की, मेरे प्यारे गांव वालों और दुल्हन के घर वालों, अब शुभ घड़ी आ गई है। अब हमारे फुर्सत और चंपा का विवाह संपन्न होगा। मुल्ला ने गांव के एक मौलवी साहब को बुलाया जिन्होंने हंसते हुए कुछ दुआएं पढ़ीं। मुल्ला ने फुर्सत और चंपा को एक दूसरे के बगल में खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन चंपा थोड़ी जिद करने लगी। वह फुर्सत के पास नहीं आ रही थी। यह देखकर मुल्ला ने मुस्कुराया। देखा, यह है स्त्री की समझदारी। वह इतनी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करती। उसे भी अपने होने वाले पति को परखना है। मुल्ला ने फिर कुछ मीठी घास और पानी फुर्सत और चंपा के सामने रखा। उन्होंने सोचा कि शायद खाना खाने से वे करीब आएंगे। फुर्सत ने घास खाना शुरू कर दिया, लेकिन चंपा अभी भी हिचकिचा रही थी। तभी गांव के एक बच्चे ने चंपा के ऊपर एक फूल फेंक दिया। चंपा डर गई और उसने भी एक जोरदार हेंचू की आवाज निकाली और इधर उधर भागने लगी। अब तो हंगामा ही हो गया। दूल्हा भागा था, अब दुल्हन भी भाग रही थी। दोनों गधे एक दूसरे का पीछा करते हुए पूरे गांव में भागने लगे। लोग हंसते हुए उनके पीछे भाग रहे थे। कुछ उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन अपने सिर पर हाथ रखे, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे थे। अरे अरे, यह तो पति पत्नी की दौड़ है। शादी से पहले ही इनकी केमिस्ट्री इतनी मजबूत हो गई है कि एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। काफी देर बाद दोनों गधे पकड़े गए। मुल्ला ने उन्हें एक पेड़ से बांधा और फिर लोगों की ओर देखा। मेरे प्यारे दोस्तों, मुल्ला ने कहा, तुम सब हंस रहे हो, लेकिन क्या तुमने इस घटना से कोई सबक सीखा? गांव वालों ने कहा, सबक? मुल्ला जी, हमने तो सिर्फ हंसी और मजाक देखा। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी सहलाई। नहीं, तुमने यह देखा कि कैसे दो जीव, चाहे वे इंसान हों या गधे, पहले एक दूसरे को परखते हैं, फिर एक दूसरे को समझते हैं और फिर ही एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला करते हैं। इन गधों ने हमें दिखाया कि शादी सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि एक दूसरे को स्वीकार करने का नाम है। वे भाग गए क्योंकि उन्हें अभी एक दूसरे को जानना बाकी था, और यह बहुत जरूरी है। इंसानों को भी शादी से पहले एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से जानना चाहिए जितनी अच्छी तरह से ये गधे एक दूसरे को जान पाए हैं। 5वां अध्याय, मुल्ला का अंतिम ज्ञान और गांव की हंसी। राजा, जो इस अनोखी शादी के बारे में सुन चुके थे, वह भी अपनी सवारी पर वहां पहुंच गए थे। उन्होंने मुल्ला और दोनों गधों को देखा और फिर भीड़ की ओर। मुल्ला नसरुद्दीन, राजा ने हंसते हुए कहा, तुमने तो आज पूरे गांव को ही हंसी और ज्ञान के साथ नचा दिया। मुल्ला ने राजा को सलाम किया। महाराज, ज्ञान कहीं भी मिल सकता है, बस उसे देखने वाली आंखें और समझने वाला दिल चाहिए। मेरे गधे की शादी सिर्फ एक मजाक नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दर्पण था जिसमें इंसानों ने अपनी ही जिंदगी को देखा। मुल्ला ने आगे कहा, मैंने फुर्सत की शादी इसलिए करवाई
क्योंकि मुझे लगा कि वह अकेलापन महसूस करता है। लेकिन आज उसने मुझे सिखाया कि अकेलापन सिर्फ जीवन साथी के न होने से नहीं आता, बल्कि यह तब आता है जब हम खुद को नहीं समझते। फुर्सत और चंपा ने अपनी दौड़ से हमें बताया कि आज़ादी भी जरूरी है और समझदारी भी। और हाँ, प्यार किसी पर थोपा नहीं जा सकता, चाहे वह इंसान हो या गधा। राजा ने मुल्ला की बुद्धिमत्ता की सराहना की। उन्होंने मुल्ला को कुछ सोने के सिक्के और दोनों गधों के लिए कुछ स्वादिष्ट घास भेंट की। उस दिन के बाद फुर्सत और चंपा की शादी की कहानी पूरे गांव में हमेशा याद की जाती थी। जब भी कोई अपनी शादी से पहले घबराता तो लोग कहते, क्या तुम भी मुल्ला के गधे की तरह भागना चाहते हो? और हर कोई हंस पड़ता। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि उनकी हर हरकत में कोई न कोई गहरा सबक छिपा होता है। उनके गधे की शादी सिर्फ एक मजाक नहीं थी, बल्कि प्यार, आजादी और आपसी समझदारी का एक अनोखा और मजेदार सबक था, जिसे पूरे गांव ने कभी नहीं भुलाया। और फुर्सत, भले ही उसकी शादी ठीक से संपन्न न हुई हो, हमेशा के लिए वह दूल्हा गधा बन गया, जिसने अपनी हरकतों से पूरे गांव को हंसी और ज्ञान दोनों दिए। बहुत समय पहले की बात है, एक ऐसे गांव में जहां रातें चांदनी से नहाई होती थीं और दिन मुल्ला नसरुद्दीन की बातों से। मुल्ला अपने प्यारे गधे कामिल के साथ रहते थे। कामिल यानी पूर्ण या सिद्ध। मुल्ला का मानना था कि हर जीव अपने आप में पूर्ण होता है, बस उसे देखने वाली आंखें होनी चाहिए। कामिल एक साधारण गधा था जो अपने काम में पक्का था, लेकिन मुल्ला उसे सिर्फ एक जानवर नहीं मानते थे। वह कामिल को अपना हमराज, अपना दार्शनिक साथी मानते थे, जिससे वह अक्सर ऐसी बातें किया करते थे जो शायद ही कोई इंसान समझ पाता। गांव वाले मुल्ला और कामिल के रिश्ते पर अक्सर हंसते थे। मुल्ला जी, वे कहते, आप अपने गधे से ऐसे बातें करते हैं जैसे वह कोई बुद्धिमान फिलोसोफर हो। मुल्ला सिर्फ मुस्कुरा देते। उन्हें पता था कि बुद्धि अक्सर वहां छिपी होती है जहां लोग उसे ढूंढने की उम्मीद भी नहीं करते। पहला अध्याय, चांदनी रात और कामिल की अजीब नजरें। एक गर्मी की रात थी। आसमान में पूरा चांद अपनी चांदी सी रोशनी बिखेर रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर के आंगन में लेटे हुए थे, तारों और चांद को निहार रहे थे। उनके बगल में कामिल भी बंधा हुआ था, जो अपना चारा खाकर शांति से खड़ा था। रात की खामोशी में सिर्फ झींगुरों की आवाजें और कभी कभी किसी दूर के कुत्ते का भौंकना सुनाई दे रहा था। मुल्ला अपनी सोच में डूबे थे जब अचानक उन्हें लगा कि कामिल कुछ अजीब हरकत कर रहा है। उन्होंने देखा कि कामिल ने चारा खाना बंद कर दिया है। उसकी गर्दन ऊपर उठी हुई थी और उसकी बड़ी बड़ी आंखें सीधे आसमान में चमकते हुए पूरे चांद पर टिकी थीं। वह एकटक चांद को देख रहा था, जैसे कोई खोया हुआ प्रेमी अपनी महबूबा को निहार रहा हो या कोई दार्शनिक ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहा हो। मुल्ला ने अपनी आंखें मलकर देखा। यह क्या? मेरा कामिल आज चांद से क्या बातें कर रहा है? मुल्ला ने सोचा। उन्होंने कई मिनट तक कामिल को चांद को देखते हुए देखा। कामिल के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, एक ऐसी शांति थी जो शायद इंसानों में भी कम ही देखने को मिलती थी। मुल्ला ने कामिल से पूछा, कामिल मेरे दोस्त, क्या बात है? क्या आज चांद तुम्हें कुछ अलग दिख रहा है? क्या तुम चांद से कुछ कहना चाहते हो? कामिल ने सिर्फ अपनी पूंछ हिलाई, लेकिन उसकी आंखें अभी भी चांद पर टिकी थीं। मुल्ला ने सोचा, जाहिर है वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन अपनी गधे वाली भाषा में, और मैं ही हूं जो उसकी भाषा को समझ सकता हूं। मुल्ला की कल्पनाएं उड़ान भरने लगीं। उन्होंने सोचा, शायद कामिल को अपने किसी दूर के पूर्वज की याद आ रही है जो चांद पर रहते थे, या शायद वह चांद से पूछ रहा है कि क्या उस पर भी घास उगती है, या शायद वह अपनी किसी खोई हुई गद्दी महबूबा की याद में चांद को देख रहा है जिसे वह कभी मिला ही नहीं। मुल्ला की कल्पनाएं अनगिनत थीं। दूसरा अध्याय, मुल्ला का ऐलान और गांव वालों का मजाक। अगले दिन सुबह मुल्ला नसरुद्दीन ने पूरे गांव में यह खबर फैला दी, मेरे दोस्तों, मैंने रात को एक अद्भुत नजारा देखा। मेरा गधा कामिल, वह रात भर चांद से बातें कर रहा था। गांव के लोग अपनी अपनी बातें छोड़कर मुल्ला की ओर मुड़े। एक बूढ़ा किसान जो मुल्ला की हर बात को बड़े ध्यान से सुनता था बोला, मुल्ला जी, क्या आप फिर से कोई नया मजाक कर रहे हैं? गधा और चांद से बातें?
मुल्ला ने अपनी दाढ़ी सहलाई। यह कोई मजाक नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा। कामिल रात भर चांद को एकटक देखता रहा, जैसे उससे कोई गहरा रहस्य साझा कर रहा हो। मुझे लगता है वह चांद से कुछ कहना चाहता है। एक नौजवान ने हंसते हुए कहा, मुल्ला जी, हो सकता है कि आपके गधे को नींद नहीं आ रही हो, या शायद उसे लगा हो कि चांद कोई बड़ी सी रोटी है। मुल्ला ने अपनी आंखें सिकोड़ी। तुम लोग कभी गहरी बातें नहीं समझोगे, तुम सिर्फ पेट और नींद की सोचते हो। लेकिन कामिल कामिल तो एक दार्शनिक गधा है, वह ब्रह्मांड के रहस्यों में डूबा हुआ था। मुल्ला ने आगे कहा, मैं तुम्हें बताता हूं कि कामिल चांद से क्या कह रहा था। वह कह रहा था, ऐ चांद, तुम कितने अकेले हो, इतने ऊंचे, इतने चमकते हुए, लेकिन कोई तुम्हारा साथी नहीं। और फिर वह चांद से पूछ रहा था, क्या तुम भी कभी उदास होते हो चांद? क्या तुम्हें भी कभी जमीन पर आने का मन करता है, ताकि तुम इंसानों की तरह घास खा सको और पानी पी सको? गांव वाले मुल्ला की बात सुनकर हंसने लगे। किसी ने कहा, मुल्ला जी, आपके गधे को तो शायर होना चाहिए था। किसी ने कहा, मुल्ला जी, हमें भी बताइए, आपका गधा चांद से और क्या बातें करता था? मुल्ला ने कहा, और वह चांद से कह रहा था, ऐ चांद, तुम इतने दूर से हम इंसानों को देखते हो, तो क्या तुम्हें हमारी बेवकूफ़ी पर हंसी नहीं आती? क्या तुम्हें यह देखकर दुख नहीं होता कि हम इंसान छोटी छोटी बातों पर कैसे लड़ते रहते हैं, जबकि तुम अकेले पूरी दुनिया को शांति से देखते हो? गांव वालों को अब मुल्ला की बातें मजेदार लगने लगी थीं, भले ही वे उन्हें सच न मानते हों। मुल्ला अपनी कल्पनाओं के घोड़े दौड़ा रहे थे और गांव वाले उनके साथ इस सफर पर चल पड़े थे। तीसरा अध्याय, वजीर का संदेह और मुल्ला का प्रमाण। यह बात राजा के वजीर तक भी पहुंची। वजीर साहब, जो हमेशा मुल्ला की हरकतों पर नजर रखते थे, ने सोचा कि मुल्ला फिर से कोई नाटक कर रहे हैं। उन्होंने दरबार में राजा से कहा, महाराज, मुल्ला नसरुद्दीन का गधा कामिल अब चांद से बातें करने लगा है। मुल्ला का दिमाग खराब हो गया है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला नसरुद्दीन की बातें कभी सिर्फ पागलपन नहीं होती वजीर, उनमें हमेशा कोई ना कोई गहरा सबक छिपा होता है। बुलाओ मुल्ला को, मैं भी देखना चाहता हूं कि उनका गधा चांद से क्या बातें करता है। मुल्ला को दरबार में बुलाया गया। मुल्ला कामिल को साथ लेकर दरबार में पहुंचे। कामिल हमेशा की तरह शांत और बेपरवाह खड़ा था। वजीर ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला जी, आपने दावा किया है कि आपका गधा चांद से बातें करता है, कैसे? हमें समझाइए। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी सहलाई और कहा, वजीर साहब, क्या आपने कभी किसी बच्चे को चांद को देखते हुए देखा है? वह घंटों उसे देखता रहता है, जैसे उससे कुछ कहना चाहता हो या उससे कुछ सीखना चाहता हो। मेरे कामिल का दिल भी एक बच्चे जैसा है, वह चांद से सीख रहा है। क्या सीख रहा है? राजा ने पूछा। वह सीख रहा है शांति महाराज। मुल्ला ने कहा, वह सीख रहा है कि कैसे बिना किसी शिकायत के, बिना किसी दिखावे के, सिर्फ अपनी रोशनी बिखेरते रहना चाहिए। वह चांद से पूछ रहा है, ए चांद, तुम इतने सालों से अकेले हो, फिर भी इतने शांत और प्रसन्न कैसे रहते हो? वजीर हंसने लगे। मुल्ला जी, ये तो सब आपकी कल्पनाएं हैं, गधा तो सिर्फ गधा होता है। मुल्ला ने गंभीर होकर कहा, क्या सिर्फ इंसानों को ही कल्पना करने का हक है वजीर साहब? क्या जानवर सपने नहीं देखते? क्या वे भी अपनी दुनिया नहीं बनाते? तुम लोग सोचते हो कि जानवर सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए जीते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि उनके भी सपने होते हैं, उनकी भी इच्छाएं होती हैं। राजा को मुल्ला की बात में कुछ सच्चाई लगी। ठीक है मुल्ला, हमें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा गधा सचमुच चांद से बातें करता है? मुल्ला ने मुस्कुराया। महाराज, कल रात अमावस है। अमावस की रात को चांद दिखाई नहीं देता। तुम सब कल रात को मेरे घर के आंगन में आना। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरा गधा चांद को ढूंढने के लिए कैसे बेचैन हो जाता है, और जब उसे चांद नहीं मिलता तो वह कितना उदास हो जाता है। राजा और दरबारियों ने हामी भरी। यह एक दिलचस्प परीक्षण होने वाला था। चौथा अध्याय, अमावस की रात और कामिल की बेचैनी। अगली रात अमावस थी। आसमान में एक भी चांद का टुकड़ा नहीं था, सिर्फ तारे टिमटिमा रहे थे। मुल्ला के घर के आंगन में गांव के लोग, वजीर और यहां तक कि राजा भी भेस बदल कर आए थे, ताकि मुल्ला के गधे की इस अनोखी चांद मोहब्बत को देख सकें। कामिल हमेशा की तरह बंधा हुआ था।
मुल्ला ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया ताकि लोग यह न सोचें कि वह कामिल को कोई संकेत दे रहे हैं। रात गहरी होती गई। कामिल ने अपना चारा खाना बंद कर दिया था। उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और आसमान की ओर देखा, जहां रोज चांद होता था, लेकिन आज चांद नहीं था। कामिल ने एक बार फिर आसमान को देखा, फिर अपनी गर्दन थोड़ी झुकाई और फिर एक धीमी उदास हेंचू की आवाज निकाली। यह देखकर लोग हैरान रह गए। कामिल ने कुछ मिनट तक आसमान में चांद को ढूंढने की कोशिश की और जब उसे चांद नहीं मिला तो वह थोड़ा बेचैन होने लगा। उसने अपने खुर जमीन पर रगड़े, फिर अपनी गर्दन हिलाई और फिर एक और धीमी उदास हेंचू की आवाज निकाली। मुल्ला ने भीड़ की ओर देखा। देखा, तुमने देखा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा कामिल कितना उदास है। उसे चांद नहीं दिख रहा। वह चांद से बातें करना चाहता है, लेकिन चांद आज उससे रूठा हुआ है। वजीर और राजा भी इस नजारे से प्रभावित हुए। गधा सचमुच थोड़ा उदास लग रहा था। वह आम दिनों की तरह शांत नहीं था। मुल्ला ने आगे कहा, वह चांद से पूछ रहा है, ऐ मेरे दोस्त, आज तुम कहां हो? क्या तुम मुझसे रूठ गए हो? मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। देखो, उसकी आंखों में कैसी मायूसी है। लोग कामिल की आंखों में मायूसी ढूंढने लगे और मुल्ला के कहने पर उन्हें सचमुच वहां थोड़ी उदासी नजर आने लगी, या शायद यह उनकी अपनी कल्पना थी जो मुल्ला की बातों से जागृत हो गई थी। 5वां अध्याय। मुल्ला का सबसे बड़ा ज्ञान और कामिल की शांतियों से राजा ने मुल्ला की ओर देखा। मुल्ला नसरुद्दीन, तुम्हारा गधा वाकई चांद का प्रेमी लगता है, लेकिन यह कैसे संभव है कि उसे चांद की इतनी परवाह हो? मुल्ला ने मुस्कुराया। महाराज, यह सिर्फ मेरे गधे की बात नहीं है, यह हम सब की बात है। हम इंसान भी तो कुछ चीजों से बहुत प्यार करते हैं, और जब वे चीजें हमसे दूर हो जाती हैं तो हम भी उदास हो जाते हैं। मुल्ला ने आगे कहा, मेरा गधा कामिल, उसने मुझे सिखाया कि दुनिया में सिर्फ पेट भरना ही जीवन का मकसद नहीं है। सुंदरता को निहारना, कल्पनाओं में खो जाना और किसी चीज से निस्वार्थ प्रेम करना भी जीवन का हिस्सा है। कामिल चांद से प्रेम करता है, बिना किसी स्वार्थ के। वह चांद से कुछ मांगता नहीं, बस उसे देखता है, उससे बातें करता है और उसकी अनुपस्थिति में उदास हो जाता है। तुम लोग सोचते हो कि जानवर सिर्फ भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन मैंने अपने कामिल से सीखा है कि उनके भी दिल होते हैं, उनकी भी भावनाएं होती हैं। वह चांद को देखता है और उस चांद में वह अपनी पूरी दुनिया देखता है। यह सिर्फ एक गधा नहीं है महाराज, यह तो एक कवि है, एक प्रेमी है, एक दार्शनिक है। राजा, वजीर और सभी गांव वाले मुल्ला की बात सुनकर खामोश हो गए। उन्हें समझ आ रहा था कि मुल्ला सिर्फ अपने गधे की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वे इंसानों की ही भावनाओं और उनकी सोच पर एक गहरा संदेश दे रहे थे। और आज रात मुल्ला ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, कामिल ने हमें सिखाया कि जब कोई चीज हमारी पहुंच से दूर हो तो भी हम उससे प्रेम करना नहीं छोड़ते। वह उदास है, लेकिन उसने आशा नहीं छोड़ी है। वह जानता है कि चांद फिर आएगा, और यही विश्वास है जो उसे शांति देता है। मुल्ला ने धीरे से कामिल के सिर पर हाथ फेरा। कामिल ने मुल्ला की ओर देखा और उसकी आंखों में अब थोड़ी शांति नजर आ रही थी, जैसे उसने मुल्ला की बातें समझ ली हों और जान लिया हो कि उसका चांद वापस जरूर आएगा। राजा ने मुल्ला को ढेर सारे सोने के सिक्के इनाम में दिए। मुल्ला नसरुद्दीन, तुम हमेशा हमें सिखाते हो कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता, बल्कि हर जीव की आंखों में और हर कल्पना के सफर में होता है। उस दिन के बाद जब भी रात को पूरा चांद निकलता तो गांव के लोग कामिल की ओर देखते थे, और जब कामिल चांद को निहारता तब बहुत समय पहले की बात है, एक ऐसे गांव में जहां मुल्ला नसरुद्दीन की बातें हर सुबह की चाय की चुस्की की तरह जरूरी थीं। मुल्ला अपने प्यारे गधे हिसाब के साथ रहते थे। हिसाब नाम का मतलब था गणना या खाता। मुल्ला ने अपने गधे का यह नाम इसलिए रखा था क्योंकि वह अक्सर मजाक में कहते थे, मेरा गधा सिर्फ बोझ नहीं ढोता, बल्कि मेरी जिंदगी के सारे हिसाब किताब भी रखता है। गांव वाले मुल्ला की इन बातों पर हमेशा हंसते थे, क्योंकि हिसाब तो बाकी गधों जैसा ही सीधा सादा था, शायद थोड़ा ज्यादा ही आलसी। मुल्ला की जिंदगी गांव वालों के लिए एक खुली किताब थी।
लेकिन उस किताब में हमेशा कुछ अनलिखे पन्ने होते थे जिन्हें सिर्फ मुल्ला ही समझ पाते थे। पहला अध्याय, मुल्ला का चौंकाने वाला दावा। एक धूप से भरा दोपहर का समय था। मुल्ला नसरुद्दीन गांव के चौपाल में बैठे थे, जहां कुछ लोग हुक्का पी रहे थे और कुछ बाजार की बातें कर रहे थे। मुल्ला ने अचानक अपनी दाढ़ी सहलाई और एक गंभीर मुद्रा में कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आज एक ऐसा रहस्य खोला है जो तुम्हारी अक्ल को हिला देगा। लोग उत्सुकता से मुल्ला की ओर मुड़े। एक बूढ़ा किसान बोला, क्या हुआ मुल्ला जी? क्या आपको कोई खजाना मिल गया है? मुल्ला ने सिर हिलाया। खजाना तो उससे भी बड़ा है। मैंने पाया है कि मेरा गधा हिसाब वह गिनती जानता है। पूरे चौपाल में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हुई और जल्द ही वह जोरदार ठहाकों में बदल गई। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मुल्ला जी, क्या आप फिर से कोई नया मजाक कर रहे हैं? एक नौजवान ने पूछा। गधा और गिनती, यह तो असंभव है। असंभव? मुल्ला ने अपनी आंखें सिकोड़ी। तुम लोग सिर्फ अपनी सोच को जानते हो। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इंसान ही गिनती कर सकते हैं? मेरा हिसाब वह सिर्फ संख्याओं को पहचानता ही नहीं, बल्कि उन्हें समझता भी है। एक व्यापारी जो गांव में अपनी चतुराई के लिए मशहूर था बोला, मुल्ला जी, यह सब आपकी कल्पनाएं हैं। गधा कभी गिनती नहीं कर सकता। अगर आपका गधा गिनती जानता है तो मेरा कुत्ता फारसी बोलता है। मुल्ला ने अपनी छाती ठोंकी। तो ठीक है, तुम लोग विश्वास नहीं करते तो मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। कल सुबह मैं अपने गधे हिसाब को लेकर गांव के स्कूल जाऊंगा। वहां सभी बच्चों, शिक्षकों और तुम सबके सामने मेरा गधा गिनती करके दिखाएगा। और अगर वह गिनती नहीं कर पाया तो मैं अपना गधा तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा। लेकिन अगर उसने गिनती कर ली तो तुम्हें मुझे सोने के सिक्कों से तौलना होगा। यह घोषणा पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। एक गधा गिनती करेगा, यह तो अविश्वसनीय था। गांव के लोग उत्सुकता और संदेह के बीच झूल रहे थे। दूसरा अध्याय, स्कूल में इम्तिहान की तैयारियां। अगले दिन सुबह गांव का स्कूल लोगों से खचाखच भर गया था। बच्चे, शिक्षक, गांव वाले और यहां तक कि राजा के कुछ दरबारी भी इस अनोखे इम्तिहान को देखने आए थे। स्कूल के हेडमास्टर, जो बहुत ही गंभीर और नियमों के पाबंद व्यक्ति थे, वे भी थोड़े घबराए हुए थे। उन्हें लग रहा था कि मुल्ला स्कूल का मजाक उड़ा रहे हैं। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गद्दे हिसाब को लेकर स्कूल के मैदान में पहुंचे। हिसाब हमेशा की तरह अपने कंधे झुकाए बेपरवाह खड़ा था, मानो उसे दुनिया की किसी चीज की परवाह न हो। उसके माथे पर एक छोटा सा लाल टीका लगा हुआ था, जो मुल्ला ने उसे समझदार दिखाने के लिए लगाया था। हेडमास्टर ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला जी, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आपका गधा गिनती कर सकता है? यह तो बच्चों के लिए एक अच्छा मजाक हो सकता है, लेकिन यह शिक्षा का अपमान होगा। मुल्ला ने मुस्कुराया। हेडमास्टर साहब, शिक्षा का अपमान तब होता है जब हम यह मान लेते हैं कि कोई सीख नहीं सकता। मेरा गधा तो तुमसे भी ज्यादा सीख सकता है, बस उसे सीखने का सही तरीका चाहिए। राजा के एक दरबारी ने हंसते हुए कहा, मुल्ला जी, आपका गधा अगर गिनती जानता है तो हम सब अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर गधों को पढ़ाना शुरू कर देंगे। मुल्ला ने गंभीर होकर कहा, ठीक है, तुम लोग तैयार हो जाओ अपनी नौकरियां छोड़ने के लिए। मेरा हिसाब तुम्हें आज गिनती का असली मतलब सिखाएगा। मुल्ला ने हिसाब को मैदान के बीचों बीच खड़ा किया। उसके हाथ में एक लंबी छड़ी थी, जिसे वह हिसाब की पीठ पर हल्का सा मारते थे जब उसे आगे बढ़ना होता था। तीसरा अध्याय, हिसाब का प्रदर्शन और लोगों की हताशा। मुल्ला ने भीड़ की ओर देखा और फिर हिसाब की ओर। मेरे प्यारे हिसाब, आज तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करना है। इन लोगों को दिखा दो कि तुम सिर्फ घास नहीं खाते, बल्कि ज्ञान भी ग्रहण करते हो। मुल्ला ने बच्चों की ओर इशारा किया। देखो मेरे दोस्तों, अब मैं अपने गधे से पूछूंगा कि यहां कितने बच्चे हैं। मुल्ला ने हिसाब के कान में कुछ फुसफुसाया, फिर उससे पूछा, हिसाब, बताओ, यहां कितने बच्चे हैं? 1, 2, 3, कितने हैं? हिसाब ने अपने कान हिलाए, अपनी पूंछ हिलाई और एक लंबी धीमी हेंचू हेंचू की आवाज निकाली, जैसे वह जवाब दे रहा हो। लेकिन उसने कोई गिनती नहीं की। पूरे मैदान में फिर से ठहाके गूंज उठे। देखो, मुल्ला का गधा तो सिर्फ आवाज निकाल रहा है,
यह क्या गिनती करेगा? मुल्ला जी, अब तो मान लो कि आपका गधा सिर्फ एक गधा है। हेडमास्टर ने सिर हिलाया। मुल्ला जी, मुझे लगा ही था कि यह सब एक मजाक है। आपका गधा गिनती नहीं जानता। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी सहलाई। धीरज रखिए हेडमास्टर साहब, गिनती सिर्फ जुबान से नहीं होती, वह इशारों में भी होती है। और हाँ, मेरा हिसाब सिर्फ संख्याओं को नहीं पहचानता, वह संख्याओं की ध्वनि को पहचानता है। मुल्ला ने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने जमीन पर एक लकड़ी रखी। हिसाब, मुल्ला ने गधे से कहा, कितनी लकड़ियां हैं यहां? हिसाब ने लकड़ी की ओर देखा, फिर मुल्ला की ओर, और फिर से एक लंबी हेंचू की आवाज निकाली। लोग हंसते हंसते थक चुके थे। वे अब मुल्ला का मजाक उड़ाने लगे थे। मुल्ला जी, अब मान लो अपनी हार। चौथा अध्याय, मुल्ला की चालाकी का कमाल। जब भीड़ पूरी तरह से निराशा और मजाक में डूब चुकी थी, तब मुल्ला ने एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर अब एक अलग ही चमक थी। मुल्ला ने एक बच्चे को बुलाया। जाओ बेटे, मुझे 5 छोटी छोटी लकड़ियां लाकर दो। बच्चे ने तुरंत लकड़ियां लाकर दी। मुल्ला ने लकड़ियों को जमीन पर एक एक करके रखा। देखो मेरे दोस्तों, मुल्ला ने कहा, अब मेरा गधा इन लकड़ियों को गिनेगा, लेकिन वह जुबान से नहीं गिनेगा, बल्कि अपने खुरों से गिनेगा। वह हर लकड़ी के लिए एक बार अपना खुर पटकेगा। लोगों को अभी भी विश्वास नहीं था, लेकिन वे उत्सुक थे कि मुल्ला अब क्या करेंगे। मुल्ला ने हिसाब की पीठ पर हाथ फेरा और उससे पूछा, हिसाब, मेरे दोस्त, बताओ कितनी लकड़ियां हैं यहां? और फिर मुल्ला ने एक सूक्ष्म चाल चली। उन्होंने हिसाब के दाहिने पैर के पिछले हिस्से पर अपनी छड़ी से एक बहुत ही हल्का, लगभग अदृश्य सा इशारा किया। हिसाब ने तुरंत अपना दाहिना खुर एक बार पटका। 1, मुल्ला ने जोर से कहा। मुल्ला ने फिर से वही हल्का सा इशारा किया। हिसाब ने अपना खुर दूसरी बार पटका। 2, मुल्ला ने चिल्लाया। मुल्ला ने तीसरी बार इशारा किया। हिसाब ने खुर तीसरी बार पटका। 3। यह देखकर पूरा मैदान सन्न रह गया। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। गधा सचमुच खुर पटक कर गिनती कर रहा था। मुल्ला ने चौथा इशारा किया और हिसाब ने चौथा खुर पटका। 4, और फिर 5वां इशारा और 5वां खुर पटका। 5। देखा, मुल्ला ने विजयी भाव से कहा। मैंने कहा था ना कि मेरा गधा गिनती जानता है। तुम लोग विश्वास नहीं करते थे। पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग हैरान थे, चकित थे, और कुछ अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। हेडमास्टर और दरबारी भी अपनी सीटों से उठ खड़े हुए थे। उनके मुंह खुले हुए थे। 5वां अध्याय, रहस्य का पर्दाफाश और मुल्ला का सच्चा ज्ञान। एक दरबारी, जो अभी भी संदेह में था, आगे आया। मुल्ला जी, यह तो अद्भुत है, लेकिन यह कैसे संभव है? आपका गधा सचमुच गिनती जानता है। मुल्ला ने मुस्कुराया। मेरे दोस्त, यह सिर्फ गिनती नहीं है, यह समझदारी है। मुल्ला ने हिसाब के कान में कुछ फुसफुसाया और हिसाब ने फिर से एक हल्की हेंचू की आवाज निकाली। महाराज, वजीर साहब, हेडमास्टर साहब और मेरे प्यारे गांव वालों। मुल्ला ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की ताकि सब सुन सकें। मेरा गधा हिसाब गिनती नहीं जानता। पूरा मैदान फिर से सन्न रह गया। क्या? सबने एक साथ कहा। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, हाँ, वह गिनती नहीं जानता, लेकिन वह जानता है कि मेरे इशारों पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है। मैंने उसे सिखाया है कि जब मैं उसकी दाहिनी टांग पर एक खास जगह पर हल्का सा इशारा करूं, तो वह अपना खुर पटके। जितनी बार मैं इशारा करता हूं, उतनी बार वह खुर पटकता है। यह उसकी गिनती नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया है। पूरा मैदान हंसी और आश्चर्य से गूंज उठा। लोग समझ गए थे कि मुल्ला ने उन्हें कैसे बेवकूफ बनाया था। मुल्ला ने आगे कहा, मैंने तुम्हें यह सब इसलिए दिखाया ताकि तुम एक बड़ा सबक सीख सको। हम इंसान अक्सर चमत्कारों की तलाश में रहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई गधा गिनती करे, कोई तोता फारसी बोले, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि असली ज्ञान अक्सर साधारण चीजों में छिपा होता है। मेरा गधा गिनती नहीं जानता। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन वह यह जानता है कि अपने मालिक की बात कैसे माननी है। वह यह जानता है कि भूख लगने पर घास कैसे खानी है, प्यास लगने पर पानी कैसे पीना है। यह उसकी असली समझदारी है। तुम लोगों ने तो यह भी नहीं समझा कि मैं तुम्हें कब इशारा कर रहा था, और फिर भी
मेरे गधे की गिनती पर विश्वास कर लिया। राजा, जो मुल्ला की इस अनोखी चाल से बेहद प्रभावित थे, उन्होंने जोर से तालियां बजाईं। मुल्ला नसरुद्दीन, तुम हमेशा हमें यह सिखाते हो कि हमें अपनी आंखों से ज्यादा अपनी अक्ल पर भरोसा करना चाहिए। तुमने आज हमें दिखाया कि कैसे हम दूसरों के प्रदर्शन पर विश्वास कर लेते हैं, बिना उसकी गहराई को समझे। राजा ने मुल्ला को सोने के सिक्कों से तौलने का आदेश दिया, जैसा कि शर्त में था। मुल्ला ने हिसाब की पीठ थपथपाई। देखा मेरे दोस्त, तुमने आज कुछ नहीं किया, फिर भी तुमने सबको एक बड़ा सबक सिखा दिया और सोने के सिक्के भी दिलवा दिए। हिसाब ने एक हल्की हैंचू की आवाज निकाली, जैसे वह मुल्ला की बात पर सहमत हो, या शायद वह अब भी अपने पैर पर हुए हल्के इशारे से थोड़ा असहज था। उस दिन के बाद जब भी कोई गांव में किसी असंभव बात पर विश्वास करता, तो लोग कहते, क्या मुल्ला का गधा फिर से गिनती कर रहा है? और हर कोई मुल्ला नसरुद्दीन की इस अनोखी कहानी को याद करके मुस्कुरा देता। मुल्ला ने साबित कर दिया था